नमस्कार, मैं अखिल और आप देख रहे हैं द पीपल वॉइस। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर घमासान जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। शनिवार के बाद रविवार को भी वह बंगाल में मौजूद हैं और 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उन्होंने हुगली के खानाकुल में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2 मई को बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी के गुंडों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, लेकिन कष्ट बंगाल में दीदी को हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने पहली जनसभा हुगली जिले के खानाकुल विधानसभा क्षेत्र में की, जहां उन्होंने कहा कि बंगाल की धरती आध्यात्मिक है। यह धरती माकपा और टीएमसी के गुंडों का शिकार हो चुकी है। बीजेपी इस अराजकता और आतंक से मुक्ति दिलाने आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, मगर कष्ट ममता दीदी को हो रहा है। ममता दीदी को इस बात की पीड़ा है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर क्यों बन रहा है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए कोरोना संदर्भ में विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाया और कहा कि उनकी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र का बीजेपी नेतृत्व सिर्फ इस वजह से राज्य सरकार के कामों पर अनावश्यक टिप्पणी कर रहा है क्योंकि उनकी सत्ता नहीं है। यह राष्ट्रीय एकता और स्वस्थ संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कोरोना की वजह से अगर महाराष्ट्र लड़खड़ाया तो देश भी लड़खड़ाएगा। यह बात विपक्षी नेताओं को पता होनी चाहिए। इस बीच उन्होंने संभावित लॉकडाउन के निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लॉकडाउन का निर्णय लेंगे तो ऐसा करने में उन्हें कोई खुशी नहीं होगी। आपातकालीन परिस्थिति में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए ऐसा निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। ऐसे समय में हमारा व्यक्तिगत दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक राज्य में रहते हुए महाविकास आघाड़ी से जुड़ी पार्टियों और विपक्षी पार्टी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मुख्यमंत्री के पीछे मजबूती से खड़े रहेंगे। संजय राउत ने कहा कि कोरोना के संकट में महाराष्ट्र के कामों की प्रशंसा करनी चाहिए। इस बीच मुंबई के संरक्षक मंत्री असलम शेख आज रास्ते पर उतर लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोरोना नियमों का पालन सख्ती से करने की अपील करते हुए दिखे। हिंदी सिनेमा के दिग्गज गायक और म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहरी इन दिनों कोरोना वायरस से संक्रमित चल रहे हैं और गायक का इलाज मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में चल रहा है। वहीं इन सब के बीच बप्पी लहरी के बेटे बप्पा ने पिता की सेहत की जानकारी को मीडिया के साथ साझा किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार बप्पा ने बताया है कि उनके पिता की हालत अब पहले से बेहतर है। जहां उन्होंने चाय पीना शुरू कर दिया है, हम परिवार के लोग पिताजी से फोन के जरिए जुड़े हुए हैं। बप्पा ने बताया कि पिता के संक्रमित होने के बाद उन्होंने घर के हर सदस्य का कोरोना टेस्ट करवाया, लेकिन किसी का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया, जो बहुत ही राहत की बात है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में बीजेपी ने शनिवार को उम्मीदवारों की सूची जारी की। इसके बाद टिकट बंटवारे को लेकर कई जगह से तनातनी की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं हाथरस में टिकट बंटवारे को लेकर घर में ही कलह शुरू हो गई है। इसमें प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय के परिवार में कलह खुलकर सामने आई। बीजेपी ने रामवीर उपाध्याय के छोटे भाई मुकुल की पत्नी रितु को वार्ड नंबर 14 से जिला पंचायत सदस्य के लिए टिकट दिया है। इसके बाद रामवीर उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने छोटे भाई पर कई आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि विनोद उपाध्याय रामेश्वर उपाध्याय जिला पंचायत चुनाव की तैयारियों में लगे थे। विनोद के कहने पर ही फैसला हुआ कि वार्ड नंबर 14 से कल्पना को चुनाव लड़ाया जाए। विनोद और सरोज सादाबाद और सहपऊ वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। रामवीर ने कहा कि जिस भाई को मैंने पाला, बड़ा किया और एक मुकाम तक पहुंचाया, वो भाई ऐसा करेगा, कभी सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा था। मोदी सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए निजीकरण और विनिवेश का बड़ा लक्ष्य रखा है और सरकार हर हाल में इसे पाने की कोशिश में लगी है। इसके अलावा अगले 3 सालों में सरकार एसेट मोनेटाइजेशन के जरिए भी 2.5 लाख करोड़ का फंड इकट्ठा करना चाहती है। वित्त वर्ष 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ के प्राइवेटाइजेशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2 सरकारी बैंकों और एक इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया तेज होने के कारण सरकारी बैंकों ने फंड इकट्ठा करने के लिए अपनी संपत्तियों की बिक्री की रफ्तार को सुस्त कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वे बैंक के जो पिछले 2 सालों में मर्जर प्रक्रिया से बाहर हैं, खासकर उन बैंकों ने एसेट मोनेटाइजेशन की रफ्तार को धीमा कर दिया है। इनका मानना है कि अगर ये अपनी संपत्ति की बिक्री नहीं करेंगे तो बाजार में वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। फिलहाल नीति आयोग ने सरकार से कहा है कि वह उन बैंकों को निजीकरण की लिस्ट से बाहर रखे जिनका पिछले 2 सालों में मर्जर किया गया है। इस तरह एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक निजीकरण वाली लिस्ट से बाहर हो गए हैं। इस समय देश में कुल 12 सरकारी बैंक हैं। भीम उपखंड के 40 मील चौराहा के पास शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लग गई, जिससे मकान में रखा सामान और घरेलू सामान जलकर राख हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार दोपहर बाबू सिंह पुत्र के मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग की लपटें देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना के बाद पहुंची अग्निशमन की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
खिलाड़ी अपनी मेहनत से सफल होते हैं, साथ ही उनकी मेहनत उन्हें शोहरत दिलाती है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान रहे डुप्लेसी की पहचान एक मेहनतकश क्रिकेटर की है। वे जिस टीम से खेलते हैं वहां पर पूरी जान लगा देते हैं। फाफ डुप्लेसी की टीम में वही भूमिका होती है जो किसी मजबूत इमारत में किसी नींव की होती है। वे ओपनिंग के साथ मिडिल ऑर्डर में जाकर भी संभाल सकते हैं तो मैच फिनिश करने की काबिलियत भी रखते हैं। खिलाड़ी फाफ डुप्लेसी आईपीएल में शुरुआत से ही महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेले हैं। इसके तहत चेन्नई सुपर किंग के अलावा वे राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट में भी धोनी के साथ रहे। उन्होंने अभी तक 84 मैच खेले हैं और 32.88 की औसत के साथ 2301 रन बनाए हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वह जब क्रीज पर जम जाते हैं तो उन्हें आउट करना मुश्किल होता है। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के जोड़ीदार ने अपने संन्यास को लेकर अहम खुलासा किया है। आईपीएल की शुरुआत होने में अभी एक हफ्ते का वक्त है, लेकिन उससे पहले ही टीम इंडिया के खेमे से एक बड़ी खबर सामने आई है। टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा करने के संकेत दिए हैं। 33 साल के उमेश यादव ने ESPN क्रिक इन्फो को दिए इंटरव्यू में इसके संकेत दिए। विदर्भ के तेज गेंदबाज उमेश यादव लंबे समय से भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अपने करियर के हिसाब से अभी तक बहुत अधिक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं। लेकिन वह 2-3 साल तक खेलना जारी रखेंगे क्योंकि कई युवा खिलाड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जिससे टीम को फायदा होगा। आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा के बाद टीम इंडिया के सबसे अहम तेज गेंदबाज उमेश यादव ने साल 2011 में भारत के लिए खेलना शुरू किया था। उमेश यादव ने करीब 10 साल में 48 टेस्ट मैच खेलकर 148 विकेट हासिल किए हैं। इसके अलावा 75 वनडे भी उन्होंने खेले हैं। हालांकि पिछला वनडे अक्टूबर 2018 में खेला था। आईपीएल में उमेश यादव दिल्ली कैपिटल्स टीम का हिस्सा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए TPV न्यूज।